Hello dear students, welcome back to our channel. So today we will talk about further aspect of hybridization and we will also discuss about mutation breeding. But before that, let me remind you that if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button. Done? Thank you. Let's begin. Alright dear students, तो आज हम हमारा आगे का हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक सेशन रिज्यूम करते हैं. अब आप देखिए यहाँ पर आपको ये एक साइकिल दिखाया गया है, एक स्टेप्स मतलब एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है हाइब्रिडाइजेशन का. इस फ्लो चार्ट को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे. पहले हाफ फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करते हैं. अब ये जो हाफ फ्लो चार्ट है इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. जैसे कि कल हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ सीड्स, कलेक्शन ऑफ वेरिएशन. तो पहला स्टेप क्या है यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी फ्रॉम जर्म प्लाज्म स्लैश जीन बैंक. मतलब बेसिकली सीड्स कलेक्ट करना, क्योंकि डीएनए या जीन जो भी हम बात कर रहे हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स प्लांट को कहाँ से मिलते हैं, सीड में से मिलते हैं. तो पहला स्टेप क्या है हमारा, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म. फिर सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. कल भी हमने पढ़ा था, मतलब लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था और आज फिर से हम देख रहे हैं कि हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है. आपने 50 सीड्स कलेक्ट की, उसमें से आप कुछ सीड्स को सिलेक्ट करके निकाल रहे हो. जिन सीड्स में आपके डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं आप उन सीड्स को कलेक्ट करके निकालोगे. ठीक है, ऑलराइट. तो आपने सीड्स को इवैल्यूएट कर लिया और सिलेक्ट करके उनको साइड में निकाल लिया. अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट्स विद डिफरेंट क्वालिटीज़. अब हम क्या करते हैं, हमारे थर्ड स्टेप में हमने समझो हमारे पास 50 सीड्स थी, ऐसी हमारे पास 50 सीड्स थी, मतलब बहुत सारी सीड्स थी. इनमें से हमने कुछ सीड्स को इवैल्यूएट किया, चेक किया और उन सीड्स को सिलेक्ट करके हमने निकाला. अब इनमें से भी हम चेक करेंगे कि मेल सीड्स कौन सी हैं और फीमेल सीड्स कौन सी हैं, और दोनों पेरेंट्स के पास अलग अलग क्वालिटी होनी चाहिए. मतलब अगर मेल के पास पावर है तो फीमेल के पास प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, या अगर फीमेल पावरफुल है तो मेल के पास कोई कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए. मतलब एक क्वालिटी मेल में अच्छी होनी चाहिए तो दूसरी क्वालिटी फीमेल में अच्छी होनी चाहिए. तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट विथ डिफरेंट क्वालिटीज़. अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सिलेक्टेड पेरेंट्स आर सेल्फ फॉर 3 to 4 जनरेशन्स. हमने जो पेरेंट्स सिलेक्ट किए, फाइनली हम जो पेरेंट्स सिलेक्ट करेंगे, समझो मैंने 2 सीड्स सिलेक्ट की. अब मैं इन 2 सीड्स का सेल्फिंग कराऊंगी. सेल्फिंग मतलब क्या होता है, इनको आपस में रिप्रोड्यूस कराऊंगी. ठीक है, मतलब इस सीड में से जो प्लांट मिलेगा मुझे, उसमें से मैं मेल गैमेट लूँगी और इस सीड का जो प्लांट मिलेगा उसमें से मैं फीमेल गैमेट लूँगी और इन दोनों को साथ में फ्यूज़ कराऊंगी ताकि मुझे एक नया प्लांट मिले. समझ में आया हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में बहुत सारी सीड्स कलेक्ट की थी, उसमें से हमने इवैल्यूएशन किया और सिलेक्शन किया. फिर सिलेक्ट की हुई सीड्स में से हमने पेरेंट्स सिलेक्ट किए. अब उन पेरेंट्स को हम सेल्फिंग करा रहे हैं. सेल्फिंग कैसे कराते हैं, एक सीड में से प्लांट ग्रो करते हैं, उसके फ्लावर में से पोलन ग्रेन लेंगे, मतलब मेल गैमेट लेंगे. दूसरे सीड का प्लांट ग्रो होगा तो उसमें से फीमेल फ्लावर लेंगे, मतलब जो हमारा फीमेल का फिलामेंट होता है गाइनोशियम, वो लेंगे हम. तो मेल गैमेट ले लिया, फीमेल गैमेट ले लिया, इन दोनों को हमने साथ में फ्यूज़ कर दिया तो हमको यहाँ पर नया प्लांट मिलेगा, नई सीड मिलेगी. उस सीड को जब हम ग्रो करेंगे तो हमको जो फ्लावर मिल रहा है और जो प्लांट मिल रहा है, दिस प्लांट विल बी नोन एज फर्स्ट जनरेशन. ये क्या होगा हमारा, फर्स्ट जनरेशन होगा. अब हम चेक करेंगे कि हमारे इस न्यू प्लांट में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको चाहिए थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नहीं हैं. ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं. So, selected parents are selfed for 3 to 4 generations for making them homozygous और true breeding. हम ये बार बार सेल्फिंग क्यों करेंगे, मतलब हम सेम सीड्स का, अभी एक प्लांट में एक फ्लावर तो होता नहीं है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स और बहुत सारे गाइनोशियम मिलेंगे. तो हम एक ही फ्लावर में से बहुत सारे मेल गैमेट्स लेंगे और दूसरे सीड में से बहुत सारे फीमेल गैमेट्स लेंगे. ऐसे हम उन सीड्स को बार बार साथ में सेल्फिंग कराएंगे, रिप्रोड्यूस कराएंगे. एक बार रिप्रोड्यूस किया, F1 जनरेशन मिला. अब इसमें से जो सीड्स हमको मिलेंगी, कुछ मेल सीड्स होंगी, कुछ फीमेल गैमेट्स होंगे, उनको हम साथ में वापस फ्यूज़ कराएंगे तो हमको मिलेगा, मतलब इसमें से जो फ्लावर में से मेल प्लस फीमेल मिलेगा उसको हम फ्यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगा F2 जनरेशन. फिर इनको हम फ्यूज़ करेंगे, मतलब इसमें से जो हमको मेल और फीमेल गैमेट मिलेगा उसको हम फ्यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगा F3 जनरेशन. ऐसे हम F3 F4 जनरेशन तक चेक करेंगे और अगर हमको हर जनरेशन में सेम कैरेक्टर मिल रहा है, मतलब हमारा हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक सक्सेसफुल हो रहा है और हमको जो क्वालिटीज़ चाहिए वो सारे क्वालिटीज़ हमको इन ओरिजिनल सीड्स में मिल रही हैं. अंडरस्टूड. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है बॉक्स में,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट एज मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। हमने क्या किया, हमने सेल्फिंग करा दी, ओके। अब हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे कि मेल पेरेंट कौन सा है, फीमेल पेरेंट कौन सा है। ये हमने सेल्फिंग क्यों की, प्योर पेरेंट्स निकालने के लिए। क्यों किया हमने ये सेल्फिंग, ताकि हमको प्योर पेरेंट्स मिल सके। जब हमको प्योर पेरेंट्स मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उन पेरेंट्स में से हम मेल और फीमेल पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं। एक हमने मेल डोनर सिलेक्ट किया और एक हमने फीमेल रेकरेंट सिलेक्ट किया। फीमेल रेकरेंट मतलब क्या होता है, वो फीमेल वो पार्ट है फ्लावर का जो मेल गैमेट एक्सेप्ट करती है। मेल अपना गैमेट डोनेट करता है और फीमेल उस गैमेट को एक्सेप्ट करती है, इसीलिए हम फीमेल गैमेट को बोलते हैं रेकरेंट। तो अब आगे क्या बताया है हमको, कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द मेल पेरेंट। ये आपने बार बार सेल्फिंग कराई, आपको 100% अश्योरेंस मिल गया कि मुझे जो जनरेशन्स मिल रही हैं, जो कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, वो तुक्के से नहीं मिल रहे हैं। 100% मेरा सीड हाइब्रिड सक्सेसफुल हो गया है। मतलब जो मैंने मिक्स किया, जो मैंने 2 DNA को मिक्स करके नया सीड बनाया है, वो नया सीड मेरा सक्सेसफुल है। तो अब मैं यही सीड्स यूज़ करूँगी। इनमें से कुछ प्लांट्स मेल प्लांट्स होंगे, कुछ प्लांट्स फीमेल प्लांट्स होंगे। तो जो मेल प्लांट होगा उसमें से मैं क्या इकट्ठा करूँगी, पोलन ग्रेन, क्योंकि मुझे एक प्लांट नहीं चाहिए, मुझे हज़ारों प्लांट उगाने। सो मेल प्लांट में से मैं क्या कलेक्ट करूँगी, पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करूँगी। और फीमेल फ्लावर का क्या करूँगी, मैं फीमेल फ्लावर में से मैं मेल वाला पार्ट इमैस्कुलेट करके निकाल दूंगी। इमैस्कुलेशन मतलब क्या होता है, रिमूविंग पोलन ग्रेन्स। तो सिर्फ क्या बचेगा, फीमेल का ओवरी बचेगा। समझा इधर तक, ओके। तो हमने क्या किया, हमने मेल प्लांट्स में से पोलन ग्रेन्स ले लिए, निकाल लिए, कलेक्ट कर लिए, और फीमेल फ्लावर में से पोलन ग्रेन कट कर दिया, मतलब जो एंथर है उसको रिमूव कर दिया, और अंदर सिर्फ बचा आपका कार्पल, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट बचा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमने इमैस्कुलेशन तक देख लिया, तो इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं हम। क्या करते हैं, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपका मेल, आपने फ्लावर 1 लिया, ये आपका फ्लावर 1 और ये आपका फ्लावर 2, ठीक है। ये फ्लावर 2 में दोनों गैमेट्स थे, दोनों पेरेंट्स थे, ये फीमेल पेरेंट और ये मेल पेरेंट, ठीक है। और ये फ्लावर 1 में क्या था, फ्लावर 1 में सिर्फ पोलन ग्रेन्स थे, ठीक है। या समझो अगर इसमें भी फीमेल गैमेट रहा होगा तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम फ्लावर 1 में से क्या ले रहे हैं, हम फ्लावर 1 में से सिर्फ पोलन ग्रेन इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्लावर 1 में से हम पोलन ग्रेन ले रहे हैं, और फ्लावर 2 में से हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लावर 2 के मेल गैमेट्स को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, इसको निकाल दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव वॉल फ्रॉम अ फ्लावर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। आप सिर्फ फीमेल गैमेट को रहने दोगे, तो यहाँ का पोलन ग्रेन लाकर हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। मैं ये क्यों कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस प्लांट और इस प्लांट का जर्मिनेशन करना है, मुझे इस प्लांट और इस प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन करना है। ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। मुझे प्लांट 1 का पोलन ग्रेन चाहिए और प्लांट 2 का स्टिग्मा चाहिए, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर है जो मुझे चाहिए और इसमें एक कैरेक्टर है मुझे जो चाहिए। मुझे ये दोनों कैरेक्टर्स को मिलाकर एक नया प्लांट बनाना है। तो मैंने इसका पोलन ग्रेन लिया और इसका स्टिग्मा लिया, दोनों को मिक्स किया। अब ये मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको एक प्लास्टिक बैग से रैप कर दूँगी। क्या कर दूँगी, मतलब देखो आपको दिखाती हूँ मैं। ये और ये मिक्स करके क्या हम क्या करेंगे, ये हमको मिला स्टिग्मा और स्टिग्मा के ऊपर मैंने रख दिया पोलन ग्रेन, ठीक है। ये प्रोसेस बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा पोलन ग्रेन है, ये मेरा स्टिग्मा है। अब मैं इसके ऊपर एक बैग टाई कर दूँगी, ठीक है, एक प्लास्टिक बैग टाई कर दूँगी और उसको धागे से बांध दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ऑक्सीजन सप्लाई, नीचे से थोड़ा सा ऑक्सीजन सप्लाई होता रहे, क्योंकि यहाँ पर ड्राई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन सप्लाई जाएगा, लेकिन मैंने ऊपर प्लास्टिक बैग क्यों बांधा है, ताकि हवा से उड़ के कोई दूसरा पोलन ग्रेन अंदर ना आ सके। वरना ऐसा होगा कि मुझे जो पोलन ग्रेन पॉलिनेट कराना था वो छोड़ के बाहर से कोई पोलन ग्रेन आया और वो स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया और उसने पॉलिनेशन कर दिया। मुझे ऐसा कोई रिस्क उठाना ही नहीं है, मुझे मेरा पोलन ग्रेन ही पॉलिनेट कराना है, मुझे दूसरा पोलन ग्रेन पॉलिनेट नहीं करवाना है। इसीलिए मैंने प्लास्टिक बैग से इसको बैगिंग कर दी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। बैगिंग मीन्स कवरिंग योर स्टिग्मा एंड योर पोलन ग्रेन। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है,
आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन बाय यूजिंग पोलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम मेल पेरेंट। हम क्या करेंगे, हमने मेल पेरेंट जो सिलेक्ट किया था उसमें से हम पोलन ग्रेन ले रहे हैं एंड वी आर पॉलिनेटिंग इट आर्टिफिशियली। हम अपने हाथ से उठा के ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे रख रहे हैं, मतलब ये नेचुरली नहीं हो रहा है, इसको हम जानबूझकर कर रहे हैं। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिशियल प्रोसेस। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये बैगिंग वाला, बैगिंग करेंगे। ओके, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है, बैगिंग टैगिंग ऑफ द इमैस्कुलेटेड फ्लावर ऑफ फीमेल पेरेंट। हम क्या करेंगे, हमने जो फीमेल पेरेंट सिलेक्ट किया था जिसके ऊपर हमने आर्टिफिशियली पोलन ग्रेन को रखा है, उसके ऊपर हम बैग टाई कर देंगे। बैग यानी कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग लगा देंगे और टैग लगा देंगे। टैग लगाने से क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा टैग लगा देंगे कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1000 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2000 है। तो ये टैग लगाने से हमको रिकॉर्ड करने में आसानी होती है, क्योंकि एक अच्छा साइंटिस्ट वही माना जाता है जिसके पास अपने हर एक एक्सपेरिमेंट का डिटेल रिकॉर्ड हो। और रिकॉर्ड रखने के लिए आप अगर टैग लगाओगे तो आपको आसानी से याद रहता है। आप टैग पे कुछ भी लिख सकते हो, प्लांट का स्पीशीज, प्लांट का कैरेक्टर, कितने दिन में ये फ्लावर ग्रो होगा, कितने दिन में पॉलिनेशन होगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टैग में क्या लिखना चाहते हो, लेकिन टैग लगाना जरूरी है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं और टैगिंग करते हैं फीमेल पेरेंट के ऊपर। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड रिप्रेजेंटिंग F1 जनरेशन। यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन होकर सीड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, ये पोलन ग्रेन अंदर जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो आपका यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। आपने पढ़ा है ये चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन में। फाइनली फिर नया सीड बनेगा। उस नए सीड से जब आप नया प्लांट उगाएंगे तो वो आपका मिक्स्ड प्लांट होगा, हाइब्रिड प्लांट होगा। तो यहाँ पे जो नया सीड बना है, इस नए सीड को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन। क्योंकि आपने जो फर्स्ट सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन किया, आपने एक पेरेंट से मेल गैमेट लिया था, एक पेरेंट से फीमेल गैमेट लिया था, दोनों को साथ में फ्यूज किया और उसके वजह से जो सीड आपको मिली वो सीड आपकी हो जाएगी फर्स्ट जनरेशन। वो सीड आपकी क्या होगी, पहली पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। अब आप चेक करेंगे कि आपके इस फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स आपको चाहिए थे वो आए हैं कि नहीं आए हैं। सो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ F1 हाइब्रिड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स। अब ये जो F1 हाइब्रिड हमको मिला है ये हम चेक करेंगे। हमने पेरेंट्स तो बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किए, क्योंकि हमने पेरेंट्स का भी सेल्फिंग कराया, पेरेंट्स को भी सिलेक्ट करने के लिए हमने बहुत सारे स्टेप किए थे। तो अब हम F1 हाइब्रिड चेक करेंगे कि हमें जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में मिली थी उन पेरेंट्स को साथ में जब हम फ्यूज कर रहे हैं तो वही कैरेक्टर हमको F1 जनरेशन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ F1 हाइब्रिड। आप F1 हाइब्रिड को सिलेक्ट करोगे और उसको टेस्ट करोगे कि आपके कैरेक्टर्स इसमें आए हैं कि नहीं आए हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अगर आपको सारे कैरेक्टर्स मिल गए हैं तो अब आप इसको फील्ड पे ट्राई करोगे। लेकिन फील्ड पर ट्राई करने से पहले आप क्या करोगे, इसको लैबोरेटरी में ग्रो करोगे, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में, अलग अलग pH कंडीशंस में, अलग अलग टेम्परेचर की कंडीशंस में, अलग अलग सॉइल में, ताकि आपको पता चले कि ये प्लांट जो है वो बेस्ट कौन से कंडीशन में ग्रो होता है। जब आपका लैब टेस्टिंग हो जाएगा तो उसको आप नेचुरल फील्ड्स पे ग्रो करोगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, फील्ड्स ट्रायल्स फॉर यील्ड, मतलब कितना प्रोडक्टिविटी देता है। देखो आपको क्वालिटी तो बेस्ट मिल गई, आपने इतना हाइब्रिडाइजेशन किया, सिलेक्शन किया, तो आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का सीड मिल गया, बहुत अच्छा प्लांट मिल गया, क्वालिटी A1 है। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी कम है तो कुछ फ़ायदा होगा क्या, क्योंकि डिमांड बहुत सारी है लेकिन आप सप्लाई एकदम थोड़ा सा कर रहे हो। मुझे चाहिए 100 लोगों का खाना, लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 लोगों का खाना दे रहे हो, तो मैं उसको 100 लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्वालिटी तो अच्छी मिल जाती है F1 हाइब्रिड की, लेकिन वो उतनी ही क्वांटिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और ज़्यादा क्वांटिटी देने पर उसकी क्वालिटी में कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये चेक करते हैं। ठीक है, सो फील्ड ट्रायल्स करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ दी वेराइटी। अगर आपको फील्ड पे भी वो सेम क्वालिटी का यील्ड दे रहा है, सेम क्वालिटी का क्वांटिटी दे रहा है, तो फिर उसको आप फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, आप उस सीड्स को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो सके। सो दिस वॉज अबाउट डिफरेंट स्टेप्स इन हाइब्रिडाइजेशन। इतना समझ में आया आपको? ऑल राइट, अब हम देखते हैं अलग अलग टाइप के क्रॉप्स जिनमें एक्चुअली सक्सेस रेट हमको मिला है, एक्चुअल सक्सेस हमको मिली है आफ्टर डूइंग हाइब्रिडाइजेशन एज अ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, क्रॉप्स में इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस की क्वालिटी में कैसे इंप्रूवमेंट हुआ और कैसे वहाँ सक्सेस मिली देखते हैं।
इन 1960s wheat and rice production increased tremendously. 1960s का एक ऐसा टाइम था जब wheat और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा था. कैसे बढ़ा था? नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनके बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा, ही वॉज अ साइंटिस्ट हु डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ वीट. इन्होंने क्या डेवलप किया? इन्होंने वीट की एक ऐसी वेराइटी बनाई जिनके प्लांट ना तो बहुत ज़्यादा लंबे होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे होंगे. इन्होंने सेमी ड्वार्फ वेराइटी बनाई. सेमी ड्वार्फ मतलब जो मीडियम हाइट के होंगे. ओके, दो स्पीशीज कौन सी थी? सोनालिका एंड कल्याण सोना आर टू ऑफ द हाइब्रिड वीट वेराइटीज ग्रोन इन इंडिया. ये दो ऐसी वीट की वेराइटीज़ हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं. ये हाइब्रिड वेराइटीज़ है. हाइब्रिड मतलब आप दो अलग अलग प्लांट के सीड्स को मिक्स करके एक नया प्लांट ग्रो करते हो. ठीक है. सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज़ वर टेकन फ्रॉम IR8. IR मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड टाइचुंग नेटिव 1 फ्रॉम ताइवान. यहाँ दो अलग अलग इंस्टीट्यूट से हमने राइस की सीड्स कलेक्ट की एंड इंट्रोड्यूस्ड इट इन इंडिया. मतलब नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे उन्होंने वीट का कौन सा वेराइटी बनाया? सोनालिका और कल्याण सोना. और राइस के सीड्स कहाँ से कलेक्ट किए उन्होंने? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और ताइवान. यहाँ दो जगह से उन्होंने सीड्स कलेक्ट की और उन सीड्स को इंडियन सॉइल में ग्रो करके देखा. जया, पद्मा एंड रत्ना, ये 3 राइस की ऐसी वेराइटीज़ हैं जो हमको बेटर यील्ड देती हैं. ये सेमी ड्वार्फ है हाइट में, मतलब ड्वार्फ मतलब छोटा, लेकिन सेमी ड्वार्फ, ना बहुत ज़्यादा लंबा ना बहुत ज़्यादा छोटा. सो दीज आर दी सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ दैट वर डेवलप्ड लेटर. सो क्या बोला गया है हमको कि हमने कुछ राइस के इम्प्रूव्ड क्रॉप्स ग्रो किए और कुछ वीट के इम्प्रूव क्रॉप्स ग्रो किए. क्यों राइस और वीट? क्योंकि इंडिया में मेजर प्रोडक्शन राइस और वीट का होता है. ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट वीट एंड राइस. नेक्स्ट कम्स शुगर केन. अब नेक्स्ट क्रॉप जो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है दैट इज शुगर केन, क्योंकि शुगर केन से जैगरी, गुड़ बनता है, शक्कर बनती है, जिनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन है और लार्ज स्केल यूज़ है. ठीक है. अब शुगर केन में क्या बताया गया है? सैकरम बारबेरी. इस वर्ड को अंडरलाइन करो और इसको रट लो, लिख कर 10-20 बार लिख कर इसको रट लो. ये पूछा जाता है आपके एंट्रेंस में MCQ क्वेश्चन. सैकरम बारबेरी इज अ नेटिव ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड सैकरम ऑफिसिनेरम बिलोंग्स टू साउथ इंडिया. ये दो ऐसे शुगर केन की स्पीशीज़ हैं. पहले वाली स्पीशी जो बारबेरी स्पीशी है, सैकरम बारबेरी, ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो की जाती है और सैकरम ऑफिसिनेरम ये साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता है. जो साउथ इंडिया वाला स्पीशी है सैकरम ऑफिसिनेरम, इट हैज़ थिकर स्टेम एंड हाई शुगर कंटेंट बट इट डज नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया. क्या बोला गया है हमको कि साउथ इंडिया वाला जो शुगर केन का स्पीशीज़ है उसके पास, मतलब उसका गन्ना मोटा होता है, इट हैज़ थिक स्टेम. ओके, और उसमें शुगर कंटेंट भी ज़्यादा है एंड इट कंटेन्स मोर शुगर कंटेंट. लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि वो नॉर्थ इंडिया की सॉइल में ग्रो नहीं हो सकता, वो सिर्फ साउथ इंडिया की सॉइल में ही ग्रो हो सकता है. ठीक है. और जो नॉर्थ इंडिया वाला वेराइटी है वो नॉर्थ इंडिया के सॉइल में तो अच्छे से ग्रो हो जाता है, लेकिन उसमें शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है. तो अब मैं अगर आपको लिख कर बताऊँ तो नॉर्थ इंडिया वाला जो शुगर केन है उसमें शुगर कम है. ठीक है, लेकिन वो सॉइल में आसानी से ग्रो होता है, नॉर्थ इंडिया की सॉइल में आसानी से ग्रो होता है. और जो साउथ इंडिया वाला शुगर केन है उसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई है, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया की सॉइल में ग्रो नहीं हो सकता. तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों प्लांट के सीड्स को हाइब्रिड करूँगी, मिक्स करूँगी, तो मुझे जो नया ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो ऑफस्प्रिंग ऐसा होगा जो नॉर्थ इंडिया के सॉइल में ग्रो भी होगा प्लस उसमें शुगर कंटेंट भी हाई होगा. मतलब दोनों के पॉजिटिव कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पर मिलेंगे मेरे ऑफस्प्रिंग में. इस टेक्निक को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. तो आगे देखो, आगे क्या बताया गया है. These two varieties were crossed together. इन दोनों वेराइटीज़ को हमने साथ में क्रॉस किया to get the desirable qualities of both. दोनों की क्वालिटीज़ मिले इसलिए हमने इनको आपस में क्रॉस करवाया. हाई शुगर कंटेंट, थिकर स्टेम एंड एबिलिटी टू ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, ये हमको क्वालिटी चाहिए थी. CO that is CO 419, 421, 453 are high yielding and having high sugar contents are developed in India at Coimbatore. अब ये जो CO लिखा है ना, CO किसका इनिशियल है? कोयम्बटूर का. ठीक है, कोयम्बटूर में रिसर्च किया गया तमिलनाडु में. तमिलनाडु का एक छोटा सा सिटी है कोयम्बटूर.
सिटी या स्टेट, वहाँ पर एक रिसर्च की गई जहाँ पर इन दोनों शुगर केन की स्पीशीज़ को मिक्स किया गया और जो नया F1 जनरेशन हमको मिला, उस F1 जनरेशन में जितने डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हमको चाहिए थे वो सारे डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ मिले। ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ पॉसिबल। तो हमको जो शुगर केन का स्पीशीज़ चाहिए था वो मिल गया। सो दिस इज़ अगेन वन गुड एडवांटेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ओके, ऑल राइट, आपको ये वैरायटी याद रखनी है, CO419, CO421 एंड CO453। ये 3 अलग अलग वेराइटीज़ हैं जो हमको ब्रीडिंग करके मिली। अब नेक्स्ट हमारा क्रॉप कौन सा है? मिलेट्स। मिलेट मतलब क्या होता है? आप मुर्गियों को डालते हो ना दाना, नाचनी बोलते हैं जिनको हम मराठी में। ओके, लाल लाल कलर का आपके राई के दाने के जैसा होता है। सनफ्लावर सीड्स जो होती हैं उससे भी छोटा होता है, मरून, डार्क मरून कलर का होता है। ओके, नाचनी की भाकरी भी बनाते हैं कुछ लोग, स्पेशली महाराष्ट्रियन लोग। तो वो नाचनी मिलेट्स में क्या हमको इधर पे दिखाया गया, उसमें क्या प्लांट ब्रीडिंग किया गया? हाइब्रिड मेज गंगा 3, जवार CO12 एंड बाजरा निफड़ हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया। तो ये मिलेट्स के अंदर जो भी आते हैं, जो भी क्रॉप्स आते हैं जैसे मेज़, जवार, बाजरा, इन सब की अलग अलग वैरायटी बनाई गई। क्यों? क्योंकि ये वैरायटी क्या करती हैं, ये ज़्यादा यील्ड देती हैं, मतलब ज़्यादा प्लांट्स देती हैं, और ये ऐसे प्लांट्स देती हैं जो कम वाटर में भी ग्रो हो सके। आप नेचुरल अगर मेज़ ग्रो करोगे तो उसको बहुत सारा पानी चाहिए, लेकिन आप हाइब्रिड मेज़ ग्रो करोगे तो वो कम पानी में भी ज़्यादा यील्ड देगा। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ओके, दीज वेराइटीज़ आर हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। ओके, ऑल राइट, मतलब कम पानी से भी इनमें कुछ असर नहीं होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। अब हमको क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई प्लांट बार बार बीमार होता है तो हम कोई ऐसा प्लांट लेते हैं जो बीमार ना होता हो और उसको दूसरे प्लांट के साथ जो ज़्यादा क्वांटिटी दे रहा है मिक्स कर देते हैं। तो जो नया जनरेशन मिलेगा वो कैसा होगा? वो ज़्यादा क्वांटिटी भी देगा और वो बीमार भी नहीं होगा, मतलब उसमें डिजीज़ भी नहीं लगेंगी। अब डिजीज़ अलग अलग टाइप की होती है, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, ऐसे बहुत सारे टाइप्स की डिजीज़ होती हैं। ओके, अब देखिए ये बॉक्स में आपको अलग अलग डिजीज़ेस के लिए कौन सा वैरायटी प्लांट बनाया गया ताकि वो प्लांट में बीमारी ना हो, वो बताया गया है। ठीक है, तो पहला पैथोजन कौन सा है? मतलब डिजीज़ेस बताए गए हैं हमको कि प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, तो उन डिजीज़ के अगेंस्ट हमको नया वैरायटी बनाना है या साइंटिस्ट ने बनाया। सो पहला पैथोजन कौन सा है? फंगाई। अब फंगस की वजह से प्लांट्स में कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? पहला है ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट क्या होता है? आपके गेहूं में लाल लाल कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, इसका मतलब आपके गेहूं में फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। ओके, नेक्स्ट इन्फेक्शन कौन सा बताया? फंगस का ही, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। आपका जो शुगर केन होता है, आपका जो गन्ना होता है, उसके जो नोड्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो नोड्स रेड रेड कलर के हो जाते हैं। मतलब ये गन्ना है अगर आपका, तो यहाँ पर गन्ने को जब आप देखोगे तो काटोगे तो यहाँ पर रेड रेड स्पॉट्स दिखेंगे। सो दैट इज गन्ने में रस्ट लग जाना, रेड रस्ट ऑफ शुगर केन। दिस इज अगेन फंगल इन्फेक्शन। और तीसरा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में क्या होता है? आपके पोटैटो के जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, इसका मतलब आपके पोटैटो में फंगल इन्फेक्शन लग चुका है। नाउ इट इज़ नॉट हेल्दी टू ईट। नेक्स्ट इन्फेक्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें क्या होता है? ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। आपका जो कॉलीफ्लावर होता है, क्रूसीफर मतलब कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जो आप बोलते हो, उसके बीच बीच में ब्लैक ब्लैक कलर का बहुत सारा खराब हो जाता है, मतलब ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब दैट कॉलीफ्लावर इज़ नॉट हेल्दी टू ईट, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग चुका है। और तीसरा कौन सा है? वायरसेस। वायरल इन्फेक्शन कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा फेमस जो है टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, जो टोबैको के लीफ के ऊपर हो जाता है। टोबैको की लीव्स के ऊपर व्हाइट कलर के और येलो कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, इसका मतलब उसमें वायरल इन्फेक्शन हो चुका है। ऑल राइट, अब इसकी थ्योरी क्या बताई गई है हमको? द बेसिक ऑब्जेक्टिव of breeding for disease resistance is to develop inherent quality in the plant to prevent the pathogen from causing the disease। सबसे बेसिक नीड प्लांट ब्रीडिंग क्यों करते हैं हम? ताकि हमारे प्लांट में जो डिजीज़ हो रहा है वो डिजीज़ ना हो, हमारा प्लांट उस डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट हो जाए। मतलब प्लांट के पास अगर ये वायरस आए तो वायरस की वजह से प्लांट खराब ना हो, ऐसा प्लांट ग्रो करना। आप डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट ग्रो करते हो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। सच वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो जब ऐसे प्लांट्स आपको मिलते हैं, मतलब आप जब जेनेटिक कैरेक्टर्स चेंज कर देते हो प्लांट का, जिसके वजह से वायरस या बैक्टीरिया का कोई असर नहीं होता है प्लांट पे, तो उन प्लांट्स को हम बोलते हैं डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। क्या बोलते हैं? डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट।
द बेसिक टेक्निक यूज्ड इज द सेम एज फॉर नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। जैसा हमने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस किया क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, वैसे ही डिजीज रेजिस्टेंस के लिए भी हम सेम टेक्निक यूज कर सकते हैं। सम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स डेवलप्ड आर, अब कुछ प्लांट्स डेवलप किए गए, उन प्लांट्स का हमको वेराइटी बताया जा रहा है। देखो वीट जो है, वीट का एक नया वेराइटी बनाया साइंटिस्ट ने जिसको हम बोलते हैं हिमगिरी। उसमें कौन सा रेजिस्टेंस है, मतलब कौन सी बीमारी उसमें नहीं होती है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट नहीं होगा। मतलब वीट के जो पत्ते होते हैं, वीट की जो लीफ होती है उसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगा, आपके वीट में कभी फंगस नहीं लगेगा। एंड हिल बंट, हिल बंट क्या होता है, मतलब वाइट कलर का आपका जो वीट है वैसे वो गोल्डन कलर का होना चाहिए, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन लग गया हिल बंट या फिर स्ट्राइप्स आ गए उसके ऊपर, तो आपका वीट वाइट कलर का या लाइट येलो कलर का हो जाता है। इसका मतलब वो वीट हेल्दी नहीं है। ओके, सेकेंड ब्रासिका, ब्रासिका कौन सा बताया गया है हमको यहाँ पर, पूसा स्वर्णिम। ब्रासिका जो क्रॉप है उसका एक नया वैरायटी बनाया गया पूसा स्वर्णिम, जिसको हम कौन से डिजीज से बचाते हैं, वाइट रस्ट से बचाते हैं। मतलब ब्रासिका के जो लीव्स हैं उसके ऊपर वाइट स्पॉट्स नहीं आने चाहिए। आप ब्रासिका का कॉमन नेम गूगल करके सर्च कर सकते हैं, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का क्या बताया गया हमको, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रूसीफर। इसका नया वेराइटी बनाया गया पूसा शुभ्र, और इसमें क्या होता है, हम इसमें ऐसा नया वेराइटी बनाए हैं जिसमें ब्लैक रॉट नहीं लगता है। मतलब कॉलीफ्लावर्स के बीच बीच में आपका ब्लैक रॉट नहीं लगेगा, ब्लैक डॉट्स नहीं आएंगे, फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, और आप दो टाइप के ब्लैक रॉट होते हैं, या तो सिर्फ आपके कॉलीफ्लावर के अंदर भाजी के बीच में काले काले स्पॉट्स लगते हैं, और दूसरे टाइप में क्या होता है, कॉलीफ्लावर के पत्ते में भी स्पॉट्स आ जाते हैं। सो दूसरा वाला जो कर्ल ब्लाइट है उसमें पत्तों में स्पॉट्स आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होगा पूसा शुभ्रा वेराइटी में। नेक्स्ट चिली, मिर्ची जो होती है उसका कौन सा वेराइटी बनाया गया, पूसा सदाबहार। बहुत ही अच्छा नाम है, आपको याद रखना है, ये सारे नाम आपको लिखकर प्रैक्टिस करने हैं। इसका कौन से डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, चिली मोजाइक वायरस नहीं लगेगा, टोबैको मोजाइक वायरस नहीं लगेगा, और इनके लीफ भी कर्ल नहीं होंगे, क्योंकि इनके लीफ अगर कर्ल हो जाएंगे तो आपको प्रॉपर चिली नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? सो दिस वाज अबाउट डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट वेराइटीज। ओके, ऑल राइट। अब हमारा प्लांट ब्रीडिंग का ही सेकंड टेक्निक क्या है, म्यूटेशन ब्रीडिंग। पहले हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन और अब हम देख रहे हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। सबसे पहले तो म्यूटेशन वर्ड का मीनिंग समझ लो। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, किसी भी सीड या किसी भी प्लांट के जेनेटिक कैरेक्टर्स में आप कुछ चेंजेस कर देते हो। मतलब प्लांट के डीएनए में, सीड का जो डीएनए होता है उसमें जब आप जीन्स को आगे पीछे कर देते हो या उनकी पोजीशन चेंज कर देते हो, जिसके वजह से फिनोटाइप बदल जाता है। मतलब प्लांट का आपने जेनेटिक कैरेक्टर चेंज किया, उस जेनेटिक कैरेक्टर की वजह से प्लांट के फिजिकल कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आ गए। मतलब पहले प्लांट छोटा होता था हाइट में, अब प्लांट बड़ा हो रहा है हाइट में, तो ये किसके वजह से हुआ, चेंज इन द डीएनए कैरेक्टर। सो इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, सडन चेंज इन द जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट। सो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है हमको, म्यूटेशन इज सडन, मतलब अचानक से होने वाला चेंज। म्यूटेशन इज सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप। हेरिटेबल मतलब क्या बोला है, अगर आपने एक बार किसी प्लांट में जेनेटिक चेंज कर दिए तो उसके आने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगी, सारी ऑफस्प्रिंग्स में ये जेनेटिक कैरेक्टर आगे आगे ट्रांसफर होते जाएगा, क्योंकि आपने टेम्पररी चेंज नहीं किया, आपने प्लांट का डीएनए चेंज किया है। और डीएनए क्या होता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होता है। सो म्यूटेशन इज सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप कॉस्ट नेचुरली। आप ये नेचुरली भी कर सकते हो या आर्टिफिशियल म्यूटेशन भी होता है, ठीक है। अगर नेचुरली क्लाइमेट के वजह से, क्लाइमेट कंटिन्यूसली बदल रहा है उसके वजह से प्लांट खुद को अडेप्ट कर रहा है तो भी हो सकता है, या यूवी रेज के वजह से, मतलब कोई प्लांट बहुत ज़्यादा हॉट जोन में ग्रो हो रहा है तो बहुत ज़्यादा सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, उसके वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है। तो म्यूटेशन के दो टाइप होते हैं, नेचुरल म्यूटेशन एंड आर्टिफिशियल म्यूटेशन। ओके, पर म्यूटेशन का मीनिंग समझ में आया आपको, म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट। अब सेकेंड पॉइंट क्या बताया गया है, इट कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ केमिकल म्यूटाजेन। इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, यहाँ पर आएगा इंड्यूस्ड, यहाँ पर क्या आएगा, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है, पर्पसफुली म्यूटेशन करवाना। इंड्यूस करना मतलब इंट्रोड्यूस करना। सो इट कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ केमिकल म्यूटाजेन। केमिकल म्यूटाजेन मतलब ऐसे केमिकल्स जिनके वजह से प्लांट के डीएनए का चेंजेस हो जाए, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। सो इट कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ केमिकल म्यूटाजेंस। अब आपको दो तरीके के म्यूटाजेंस बताए गए हैं। म्यूटाजेन, म्यूटा मीन्स म्यूटेशन एंड जेन
मीन्स रीजन बिकॉज ऑफ विच योर प्लांट विल अंडरगो म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटाजेन मतलब क्या होता है, ऐसे कंपोनेंट जिनके वजह से म्यूटेशन होगा। ओके, सो दो टाइप के म्यूटाजेंस हैं, नेचुरल म्यूटाजेन एंड केमिकल म्यूटाजेन। नेचुरल म्यूटाजेन क्या आएगा, जैसे कि मैंने पहले बोला, हाई टेम्परेचर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई प्लांट अगर बहुत ज़्यादा एनारोबिक कंडीशन में ग्रो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली जगह पर ग्रो हो रहा है, तो उसके डीएनए में भी चेंजेस हो सकते हैं। एक्सरे अगर आप कंटिन्यूसली एक्सपोज कर रहे हो तो उसके वजह से भी जेनेटिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और यूवी रेस के वजह से भी प्लांट के डीएनए में चेंजेस हो सकते हैं। सो दीज आर नेचुरल म्यूटाजेंस। केमिकल म्यूटाजेंस में क्या आएगा, नाइट्रस एसिड HNO3, आप कंटिन्यूस अगर नाइट्रस एसिड का गैस इवेपोरेट कर रहे हो प्लांट्स के आसपास के एनवायरनमेंट में, तो उसके वजह से उसमें डीएनए चेंजेस होंगे, क्योंकि नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन होता है और प्लांट के सॉइल में भी नाइट्रोजन होता है और प्लांट के डीएनए में भी नाइट्रोजन होता है, बिकॉज डीएनए इज नथिंग बट डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन होता है क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। इतना सारा स्टोरी समझने की कोशिश नहीं करो, सिर्फ आपको क्या समझना है कि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनके वजह से प्लांट का डीएनए चेंज हो जाता है। सो वो केमिकल्स कौन से हैं, वो नाम याद रखो, नाइट्रस एसिड, EMS, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, इनके वजह से भी चेंजेस होता है, मस्टर्ड गैस एंड कॉल्किचीन एक्सेट्रा। ये अलग अलग टाइप के गैसेस हैं जिनके वजह से आपके प्लांट के डीएनए में चेंजेस होते हैं। ओके, सीडलिंग्स और सीड्स आर इरेडिएटेड बाय CO, कार्बन मोनोऑक्साइड 60, एक्सपोज्ड टू UV बल्ब्स एक्सेट्रा, एक्सरेज एक्सेट्रा। मतलब क्या बोला गया, अब अगर मुझे कोई म्यूटेशन किया हुआ प्लांट ग्रो करना है तो पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं उस प्लांट की सीड में म्यूटेशन करूंगी। सीड में कैसे म्यूटेशन करूंगी, समझो आपके कॉलेज में लैबोरेटरी होता है, हर एक के कॉलेज में बायोलॉजी की लैबोरेटरी होती है। वहाँ पर आपके कॉलेज में अगर समझो आप माइक्रोबायोलॉजी के लैब में जाते हो, तो माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में एक लैमिनार मशीन होता है, मतलब एक बड़ा सा लैफ होता है, वहाँ पर यूवी रे एक्सपोज किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का लाइट चालू किया जाता है। तो अगर आप अपनी सीड को उस अल्ट्रावायलेट लाइट में रख दो थोड़े दिन के लिए और फिर उस सीड को ग्रो करो, तो उसी सीड से पहले जो प्लांट आया था, अब आपको जो नया प्लांट मिलेगा उस प्लांट में और उसी टाइप के सीड के पहले वाले प्लांट में बहुत सारे चेंजेस होंगे। मतलब यूवी रेडिएशन करने से पहले मैंने सीड को ग्रो किया तो उसका प्लांट कुछ और था, और यूवी रेडिएशन करने के बाद मैंने सीड का प्लांट ग्रो किया तो उसके कैरेक्टर्स कुछ और है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए मैंने क्या बताया है, ये दोनों सेम टाइप की सीड है। ये सीड यूवी रेडिएशन में नहीं रखी मैंने, ये नॉर्मल सीड है, नेचुरल सीड, ये लंबा प्लांट देती है, और इस सीड को मैंने यूवी लाइट में रख दिया था। यूवी लाइट की वजह से इसका डीएनए चेंज हुआ, जिसकी वजह से उसकी हाइट पे असर पड़ा, तो हमको छोटा प्लांट मिला। ये सिर्फ एक रैंडम एग्जाम्पल है, एक ऐसे समझने के लिए। ओके, सो आप सीड्स को यूवी रेडिएशन में रख दो या उनके ऊपर CO60 का रेडिएशन लगा दो, मतलब CO60 का भी एक रेडिएशन होता है, उस लाइट में रख दो, या आप एक्सरे के नीचे रख दो, सेम सिचुएशन होगी, मतलब म्यूटेशन होगा, सेम एज इन म्यूटेशन हो जाएगा, डीएनए चेंजेस होंगे, अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं। म्यूटाजेंस कॉज जीन म्यूटेशन, म्यूटाजेन की वजह से क्या होगा, चाहे नेचुरल म्यूटाजेन हो चाहे केमिकल म्यूटाजेन हो, उनके वजह से क्या होगा, जीन म्यूटेशन होगा। एंड क्रोमोसोमल एबरेशंस, क्रोमोसोमल एबरेशन, एबरेशन मीन्स चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। द ट्रीटेड सीडलिंग्स आर, ट्रीटेड सीडलिंग मतलब क्या होता है, जिन सीडलिंग्स को आपने एक्सरे या यूवी बल्ब के नीचे रखा होगा, दे आर देन स्क्रीन्ड फॉर रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज। हम क्या करते हैं, हम इन सीड्स को जिनको हमने एक्सरे के नीचे रखा था उनको हम चेक करते हैं, स्क्रीन करते हैं कि क्या अब ये डिजीज रेजिस्टेंट हो गई हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा म्यूटेशन का असर गलत ही हो, बहुत बार म्यूटेशन फ़ायदेमंद भी होता है। म्यूटेशन की वजह से बहुत सारे प्लांट्स डिजीज रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब उनमें कोई बीमारी ही नहीं पकड़ेगी। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट हो चुके हैं, क्या इनका ईल्डिंग बढ़ चुका है, ये ज़्यादा क्वान्टिटी में ग्रो हो रहे हैं, एट्सेट्रा। कुछ स्पीशीज़ हमको यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि एक स्पीशीज़ है जगन्नाथ स्पीशीज़। ये जगन्नाथ वैरायटी क्या बताता है हमको, ये एक राइस का वैरायटी है जो हमको ज़्यादा ईल्ड देता है। देन NP836 वैरायटी ऑफ वीट जो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, इसमें रस्ट इन्फेक्शन नहीं होता है, फंगल इन्फेक्शन नहीं लगता है। नेक्स्ट इंदौर 2 वैरायटी ऑफ कॉटन, इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म, मतलब इसमें वर्म का इन्फेक्शन नहीं लगेगा, ऐसे टाइप का कॉटन है दिस इंदौर 2।
देन रेजिना 2, इट इज़ अ वेराइटी ऑफ कैबेज, ये एक ऐसे टाइप का फूल गोभी है जिसमें रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल रॉट है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन पर म्यूटेशन के वजह से अच्छा इफेक्ट हुआ है, ओके, बेनिफिशियल इफेक्ट हुआ है। सो इतना समझ में आया आपको? ऑल राइट, ओके। अब आगे लास्ट टॉपिक देखते हैं। ऑल राइट, अब देखो, अब यहाँ पर हमको क्या बताया गया है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग अ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, मतलब म्यूटेशन करके हम जो प्लांट ब्रीडिंग करते हैं वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या बताया हमको, इंसेक्ट बीइंग हर्बीवोर्स, इंसेक्ट क्या करते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। सो इंसेक्ट बीइंग हर्बीवोर्स दे इनकर हैवी लॉस इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। इनकर मतलब क्या होता है, अकर, दे कॉज, इंसेक्ट्स के वजह से प्लांट की क्वालिटी और प्लांट की क्वांटिटी दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। रेजिस्टेंस इन क्रॉप्स कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग वेज, तो अब ऐसे में हमको क्रॉप्स को रेजिस्टेंट बनाना पड़ेगा, तो कैसे बना सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बताता है हमको, डेवलपमेंट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक हेयरी लीव्स इन कॉटन। अगर हम कॉटन के लीव्स को हेयरी बना दें, हेयरी मतलब अगर उनकी लीव्स को हम ऐसा कर दें, उनकी लीव्स को एकदम हेयर जैसा बना दें, तो इंसेक्ट को चढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, एकदम ऐसे झाड़ू जैसे लीव्स हो जाएंगे। अगर आपकी लीव्स ऐसी है तो इंसेक्ट इनके ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी लीव्स हेयर जैसी है तो इंसेक्ट को कुछ सपोर्ट ही नहीं मिलेगा लटकने के लिए, क्लिंग करने के लिए, ओके। एंड वीट डेवलप वेक्टर रेजिस्टेंस फ्रॉम जैसिड्स एंड सीरियल लीफ बीटल रिस्पेक्टिवली। और वीट क्या करेगा, वीट के अंदर मतलब वीट की ऐसी सीड यूज़ कर सकते हैं हम जो ऑलरेडी बैक्टीरियल रेजिस्टेंट हो, जिनके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो या इंसेक्ट इन्फेक्शन ना हो। जैसे कि बीटल लीफ जो होती है ना, छोटे छोटे कलर के रेड कलर के कीड़े होते हैं जो प्लांट के ऊपर चलते हैं और होल्स कर देते हैं। आपने देखा होगा पालक की भाजी वगैरह के ऊपर होल कर देते हैं। तो उनसे अगर हमको अपने वीट को बचाना है तो हम म्यूटेशन ब्रीडिंग करके ऐसा वैरायटी बना सकते हैं कि अगर कोई इंसेक्ट वीट की लीफ के ऊपर चढ़े तो वो लीफ को खाते ही मर जाए, तो इसके वजह से वो इंसेक्ट आगे तक बढ़ ही नहीं पाएगा और वीट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं होगा। नेक्स्ट, सॉलिड स्टेम इन वीट लीड्स टू रेजिस्टेंस टू स्टेम बोरर्स। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, अगर आपकी वीट की स्टेम को आप थोड़ा सॉलिड बना दो, थोड़ा सा मोटा बना दो, थोड़ा सा थिक बना दो, तो क्या होगा कि ऐसे इंसेक्ट जो स्टेम के अंदर होल करते हैं, अगर आपकी स्टेम मोटी होगी तो वो इंसेक्ट होल ही नहीं कर पाएंगे, और अगर इंसेक्ट आपकी स्टेम में होल नहीं कर पाएंगे तो आपकी वीट की क्वालिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। ऑल राइट, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। अगर आप कोई केमिकल यूज़ करते हो तो उसके वजह से तो आपको इंसेक्ट और पेस्ट से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन बिना केमिकल यूज़ किए भी आप इंसेक्ट और पेस्ट से छुटकारा पा सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, द हाई एस्पार्टिक एसिड एंड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्टेम बोरर्स। समझो अगर आप कोई ऐसा शुगर केन उगा रहे हो, ऐसा मेज़, ऐसा कोई क्रॉप उगा रहे हो जिसमें आपने एस्पार्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखा है और नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट कम रखा है, एसिड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, शुगर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसके वजह से क्या होगा, जो भी इंसेक्ट उस प्लांट के स्टेम के पास होल करने के लिए आएगा, एसिड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उस इंसेक्ट के पेट में वो एसिड चला जाएगा और जिसके वजह से वो इंसेक्ट उस प्लांट से दूर चला जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट को शुगर चाहिए लेकिन उसको शुगर नहीं मिल रही है, उसको एसिड मिल रहा है, तो वो आगे और होल नहीं करेगा बिकॉज इंसेक्ट को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। आगे, द नेक्टरलेस कॉटन हैविंग स्मूथ लीव्स। यहाँ पर देखो, ऐसे लीव्स जिनके अंदर नेक्टर कम हो, नेक्टर मतलब उनके अंदर जूस कम हो, डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट बॉल वर्म्स। तो जो बॉल वर्म्स होते हैं ना, जो बटरफ्लाई वगैरह कॉटन के ऊपर जो इंसेक्ट बैठते हैं, जो मतलब ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर बैठते हैं, अगर आपके फ्लावर में जूस कम होगा तो उनके अंदर से ज़्यादा अरोमा नहीं निकलेगा और जिसके वजह से इंसेक्ट दूर रहेंगे और आपका प्लांट का जो यूज़ है, मतलब उनको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो वो वाले प्लांट्स वेस्ट नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे। अंडरस्टूड? ओके। अब आपको एक टेबल दिया गया है, सम पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ आर। अब यहाँ पर हमको कुछ पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ बताइए, मतलब इंसेक्ट से रेजिस्टेंट वेराइटीज़। जैसे कि पहला क्रॉप है ब्रासिका। ब्रासिका का कौन सा वेराइटी है? पूसा गौरव। और ये कौन से इंसेक्ट से सेव हो जाता है? अफिड्स। अफिड एक ऐसे टाइप का इंसेक्ट है जो सीधा सीधा लीफ में होल कर देता है, ओके, तो उससे बच जाएगा अगर आप पूसा गौरव का ब्रासिका ग्रो करोगे। नेक्स्ट है फ्लैट बीन।
फ्लैट बीन के कौन से 2 वेराइटीज हैं? पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3। सेमी की भाजी बोलते हैं ना, सेम, तो ये उनकी वेराइटीज है। उनको कौन से पेस्ट से हमने बचाया है? जैसिड्स, अफिड्स एंड फ्रूट बोरर। ओके, ऑल राइट। तीसरा है ओकरा। ओकरा मतलब भिंडी, तो इसके 2 स्पीशीज कौन से हैं? पूसा सावनी एंड पूसा A4। इनको कौन से पेस्ट से हम बचाते हैं? शूट एंड फ्रूट बोरर। आपने देखा होगा भिंडी के अंदर होल होता है तो मम्मी वो भिंडी नहीं खरीदती है क्योंकि उसके अंदर इंसेक्ट घुस चुका है। तो अगर हम पूसा सावनी या पूसा A4 ग्रो करेंगे तो आपके भिंडी के अंदर होल नहीं होगा क्योंकि उसका उतना थिक होता है स्टेम। ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज। डिड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट वी डिस्कस्ड? ओके, ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज हमने जितना भी टॉपिक डिस्कस किया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन ब्रीडिंग। मेक श्योर आप इन टॉपिक्स को 2 बार रीड करें और इस चैप्टर में से आपको बहुत सारे नाम याद करने हैं। तो वो नाम आप कितना भी याद कर लो आपको याद नहीं होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगी। आप उनको लिख कर प्रैक्टिस करो। लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप इनको कभी नहीं भूलोगे। और ये क्वेश्चन आता ही आता है, 2 नहीं तो 4 मार्क के लिए आपको एंट्रेंस में पूछा जाता है। 2 मार्क के लिए बोर्ड में और 4 मार्क के लिए एंट्रेंस में। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस ऑल द नेम्स, you practice every nomenclature and you read the entire textbook once again after watching the video. Still if you have any doubts regarding the session then you can ask them in our comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। अपने ओपिनियन को शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमें अप्रिशिएट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। वी विल इम्प्रूव आवरसेल्व्स, ओके। And make sure that you share this video with your friends as much as possible because we need your support right now so that we can support you in future. Okay, and one more thing, if you haven't subscribed to our channel yet then please go and subscribe to it. Thank you, stay tuned, see you soon.